नाज़रीन, ज़रा आपकी अपनी घरों की और चूल्हे की बात कर लेते हैं। आईएमएफ का रिव्यू पाकिस्तान के बजट के हवाले से मुकम्मल हो गया, लेकिन बजट का अमल बनाने का अभी जारी है। लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है। इस मरतबा तो ये सवाल बहुत ही अहमियत अख्तियार कर गया है। शकील अहमद साहब जो ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी इस्लामाबाद के और हमारे सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, बहुत शुक्रिया। आईएमएफ की टीम ने कर लिया जो काम करना था। कुछ बड़े बड़े थद्दे भी हमने देखे, रिफॉर्म्स के लिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें, ये सब कुछ हो गया। ये पीपल फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, बड़ा सवाल ये है। लोगों के लिए क्या है इसमें? बहुत शुक्रिया तला साहब। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा या पीपल फ्रेंडली होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये आईएमएफ फ्रेंडली होगा और इन्फ्लेशन फ्रेंडली होगा, क्योंकि हुकूमत वो तमाम काम करने जा रही है जो कि महंगाई में इजाफा करेंगे, जो आम आदमी पर बोझ डालेंगे। सपोज आप देखें, टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा 15,000 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है और आईएमएफ स्ट्रेस कर रहा है कि इसी को फोकस किया जाए। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, उसमें भी 260 अरब का इजाफा किया जा रहा है इस साल के मुकाबले में, तो वो भी कोई 1727 अरब रखने हैं। और इसके अलावा आप देखें बिजली गैस की प्राइसेस, तो ये सारे मैयज़ वो हैं जो इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे और उससे आम आदमी पर बोझ आएगा। तो ये फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं होगा। इसमें बहुत सारे हैवी टैक्सेस हैं, पूरा लोडेड बजट है टैक्सेस के हवाले से। तो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। 13 से 20 मई तक आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान में था। कंक्लूड ज़रूर हुए मुज़ाकरात पाकिस्तान में, लेकिन अभी ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्योंकि अब वर्चुअल टॉक्स होंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान। और बजट से पहले अभी जो चंद रोज़ हैं ईद से पहले के, इसमें मुज़ाकरात होंगे और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अब तला साहब, इवन यहाँ से देखें कि जो सोलर सिस्टम है, आप भी ज़ाहिर कंज्यूमर हैं, यूज़ करते हैं आप, उस पर भी आईएमएफ कह रहा है कि 10% से बढ़ाकर 18% जीएसटी लगाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जो ई व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप 18% लगाएं। हुकूमत 1% पे कर रही है इसको प्रपोज। लेकिन अहम बात यह भी है कि हुकूमत, वजारत ख़जाना, एफबीआर, पेट्रोलियम डिवीज़न सेम पेज पे नहीं है। जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आ रही हैं उसमें यही लगता है कि एफबीआर अपना काम नहीं कर रहा, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री आईएमएफ के कहने पे सारे मैयज़ लेने जा रही है, जो आईएमएफ स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट किस्म के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा इंटरनेशनल, उनका जो हल्का अहबाब होता है वो उसी की बात मानते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि हमारे टॉक शोज़ के अंदर अक्सर ये बात की जाती है कि आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि किसकी जेब के अंदर से कितने पैसे आपने निकालने हैं। आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आपने किस जगह पर कितने टैक्स लगाने हैं। आईएमएफ आपको अहदाफ दे देता है और बाकी आप पर छोड़ देता है। लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं, और हमने खबरें ये भी पढ़ी हैं जिसका आपने जिक्र भी फरमाया कि जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, ई व्हीकल्स का आपने जिक्र कर दिया। इससे तो पता चलता है कि वो सिर्फ अहदाफ नहीं दे रहा, वो आपको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजी बता रहा है और टैक्सेस की नोयत भी बता रहा है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है तला साहब। देखें कि आईएमएफ जो है वो अब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी ओनरशिप पर लेने की पाबंद है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम साइन हुआ था $7 बिलियन का, उसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें थी, बजट सरप्लस उन्होंने देना था। फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट एक साइन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाना है सूबों ने, अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, फिस्कल स्पेस की हुकूमत बात करती है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम आवाम को रिलीफ दें, और आईएमएफ का बड़ा दबाव है जी, बड़ा बोझ है, हम पाबंद हैं, हमने टारगेट पूरे करने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इशू असल ये है कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो फेयर नहीं है। आप सैलरीड क्लास से टैक्स लिए जा रहे हैं, आप पहले से टैक्स देने वाले जो टैक्स दहिंदगान हैं उन्हीं पे बोझ डालते जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, इसके अलावा दीगर ज़रूरी इनकम पे टैक्स, जो बड़े वडेरे हैं जिन पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर तो आप टैक्स लगा नहीं रहे और आप कहते हैं हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। फिर आपके जो एसओईज़ हैं, सरकारी इदारे हैं, वो 800 साढ़े 800 अरब का हर साल खसारा या लॉस कर रहे हैं, वो आप कम करें और इधर से दूसरे सेक्टर से टैक्स लें तो स्पेस बन सकती है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन आवाम को यही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है जी, हमारे ऊपर आईएमएफ का बड़ा दबाव है। असल वजह यह है कि बहुत सारे महकमे जिनकी नालायकी है वो अपना काम नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आसान टारगेट आवाम है, सैलरीड क्लास है, वो तबका है जो पहले से टैक्स दे रहा है। 50-60% तक टैक्स हो चुका है। रीजनल में देखें, रीजन में तो बहुत ज्यादा है। आईएमएफ को हम फिर मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते ना। आपके बयानी से ये पता चलता है कि आईएमएफ को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हम उनके पास गए हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तय कर दिया है, हमारे माजी के रिकॉर्ड के पेश नज़र उन्होंने ज़्यादा सख्ती की है, अब हमें कुछ हिस्सों पर वो डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर
तौर पर हुकूमत के पास पॉलिसी साजी की बड़ी गुंजाइश है जिसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये सही समरी है जो मैंने आपके बयान की रखी? बिल्कुल तला साहब, ऐसा ही है। हुकूमत जो है अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स या इस्लाहात कर सकती है, लेकिन चूंकि हमें आदत नहीं है वो उस मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की। अभी देखें सितंबर 2027 तक का IMF का प्रोग्राम है और हम इंतज़ार कर रहे हैं जी ख़त्म हो और फिर हम कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, लेकिन लगता यूँ है कि उसके बाद हमें एक नया प्रोग्राम साइन करना पड़ेगा और यही विशियस सर्कल है, यही चलता आया है। 24-25 प्रोग्राम हो चुके हैं, फिर होंगे, क्योंकि हमने वो जो चीज़ें की नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई नहीं है। लेस देन $2 बिलियन की अभी तक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट हमारी स्टैग्नेंट्स हैं। तो अभी तक हमने वो काम नहीं किया जिससे हमें ग्रोथ हो, जिससे पाकिस्तान के अंदर रोजगार हो, लोगों को जो है वो आमदनी हो। हम क्या कर रहे हैं, हम IMF से ट्रांस ले लेते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मजीद लोन ले लेते हैं, हम बॉन्ड जारी कर देते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज से कर्जा रोल ओवर करा लेते हैं। हम कहते हैं ये बड़ी कामयाबी हुई है। असल फंडामेंटल इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं, आज से कई दहाइयों पहले थे और अब भी ऐसे ही हैं। अब बिजनेस जो है वो लोगों का ग्रो नहीं हो रहा, ग्रोथ GDP की हो नहीं रही। आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है जितनी आपकी ग्रोथ है। 6-7% ग्रोथ चाहिए, लेकिन हम 3-3.5% पे हैं और अगले साल भी 4.1% का टारगेट है। तो ह्यूज गैप है पॉलिसीज में, उसके इंप्लीमेंटेशन में, और आवाम को रियल पिक्चर नहीं बताई जाती। आवाम को यही बताया जाता है जी IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन फिर 20-22 जो हम बजट की कवरेज देख रहे हैं शकील, और अपने नाज़रीन को बताते हुए जो आपने इस वक्त बयान किया है, एग्जैक्टली यही रिपोर्टिंग बजट बनाने के करीब हमेशा होती चली आई है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कम से कम 20-22 साल का मैं बता सकता हूं जब से हमने इस बजट को की डॉक्यूमेंट को प्रोसेस को करीब से देखना शुरू किया। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, माज़रत हमारी तरफ से, हमें आपसे पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपकी असेसमेंट क्या है इस तमाम बजट मेकिंग प्रोसेस के हवाले से? सर, एक बजट मेकिंग प्रोसेस एक जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है वो हो रहा है, लेकिन कुछ IMF की कंडीशंस होती हैं, कुछ हुकूमत के इसमें बहाने होते हैं कि IMF की कंडीशंस हैं। मगर सच्ची बात यह है कि जो 20 साल से पाकिस्तान का एक तनज़्ज़ुली का सफ़र है, जिसमें हम पहले दूसरे ममालिक से पीछे रह रहे थे, अब अपने आप से पीछे रह रहे हैं। हम 2014 के मुकाबले में पाकिस्तान की इनकम आज कम है, 2018 के मुकाबले में आज गुर्बत का लेवल बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 20 साल में हाईएस्ट है, इन्वेस्टमेंट का लेवल 50 साल में ज़्यादा है। तो हमको जो फिक्र होनी चाहिए कि अपने मुल्क को हम गलत तरीके से चला रहे हैं और पूरे तरीके को चेंज करें, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करें, गवर्नेंस के असम्पशंस को चेंज करें, वो हम नहीं कर पा रहे। तो बस इसी तरह चलता रहेगा, कोई यहाँ टैक्स लगा दिया, कोई वहाँ टैक्स लगा दिया, अखराजात को हम कम नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेंगे कि हम ऑस्टेरिटी लेकर आएगी एक पैसे की ऑस्टेरिटी नहीं, और लोगों को और मुश्किल हो जाएगी। थोड़े बहुत यहाँ से टैक्स 1000-1200 रुपए के मजीद टैक्स लग जाएंगे। अभी वैसे मिफ्ता साहब आप एयरवाई पर भी बैठे हुए हैं, तो बता देना आप यहाँ पर लाइव हैं, वहाँ पर रिकॉर्डेड है? जी, मुझे नहीं पता कि उतने कितने बजे उन्होंने सेगमेंट चला। ठीक है, तो क्योंकि लोग भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि दोनों जगह मिफ्ता साहब के पास ये क्या जादू की छड़ी है कि दोनों जगह पर ये मौजूद है। मैंने कहा यहाँ पर लाइव है। कम बैक इनटू दिस, क्या हुकूमत बेहतर बजट मेकिंग कर सकती है, कुछ हमें रिलीफ फराहम कर सकती है या नहीं? सर देखिए, हुकूमत का कुछ अखराजात होते हैं और कुछ महसूलात होती हैं। हमारे यहाँ हमेशा हर साल ही खसारा होता है, और खसारा बढ़ के इतना हो गया है कि अब जब हम सूद देने के लिए जो हमको पैसे होते हैं वो भी हमको और मजीद कर्ज लेना पड़ता है, तो हम डेट ट्रैप में चले गए। हमारी हुकूमत ने ये कसम खा ली है कि वो अखराजात कम नहीं करेगी। हम किसी हुकूमत के अफसर को निकाल नहीं सकते। एक पेंशन रिफॉर्म्स की बात हुई थी, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं कि कितने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको हम 2-2 पेंशन दे रहे हैं। उन लोगों को भी पेंशन दे रहे हैं जो आज हुकूमत की तनख्वाह पे भी हैं। हमने कहीं पर रिफॉर्म नहीं किया। NFC अवार्ड का 10-15 साल से NFC अवार्ड हमारा हो गया है, 16 साल हो गए, और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट है कि जिसी को इंतहा नहीं, जिसकी वजह से सूबे भी अमीर हो रहे हैं, वफाक भी अमीर हो रहा है, सिर्फ लोग गरीब हो रहे हैं। लेकिन एक सूबा अपना 1 रुपया नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी इजारादारी करने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए तैयार है। ये बातें बड़ी करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन कोई दिखाए ना मुझे इस वक्त ये मुल्क से वफादारी, दिखाए ना मुझे मुहब्बल वतनी हो, कहे कि ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं, NFC कम करो। हमारे पास तो
1700 अरब रुपए का 1700 अरब रुपए का सरप्लस है, वफाक के पास खसारा है, चलो हम अपने शेयर काट दें, ये भी नहीं कर रहे कोई। तो ऐसा क्या रिलीफ दे सकती है हुकूमत अगर अपना अखराजात कम नहीं करे? अगर हुकूमत अपने अखराजात करती रहेगी तलत भाई, तो कहीं ना कहीं से वो उसको या कर्ज लेना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा। अगर कर्ज लेते हैं तो वो भी हमारे ऊपर अगले सालों में टैक्स लग जाएगा या उसका सूद देना पड़ेगा। अब हम एक हुकूमत के अंदर जो है वो टैक्स इनकम होती है, एक नॉन टैक्स इनकम होती है। नॉन टैक्स इनकम में एक तो लेवी होती है जो पेट्रोल के ऊपर आप रोज सुबह 150 रुपए 1 लीटर पे देते हैं। दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी होती है स्टेट बैंक का प्रॉफिट। स्टेट बैंक का प्रॉफिट क्या होता है? ये महंगाई के ऊपर टैक्स है। स्टेट बैंक ने नोटें छापी हुई हैं, हुकूमत को दी हुई हैं और हुकूमत उसको सूद देती है, तो ये प्रॉफिट स्टेट बैंक को आता है नोटें छापने से, जिससे महंगाई होती है। तो हर तरफ से कोई निजात नहीं है मां सिवा इसके कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करें और हमारी गवर्नेंस में, जो शहबाज साहब करने से कासिर है। हुकूमत ये क्यों नहीं करती है? सर देखें, कोई भी पॉलिसी आउटकम होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि लोग गलत काम कर रहे हैं। लोग सही काम करते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन वो अपने इंसेंटिव पे रिएक्ट करते हैं। अब ना जरदारी साहब के पास कोई इंसेंटिव है कि जो 18वीं तरमीम में इन्होंने पैसे ले लिए, सॉरी एनएफसी अवार्ड में जो पैसे ले लिए, ना वो छोड़ रहे हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ना चाह रहे हैं पंजाब में, ना के पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ना चाह रही है केपी में। उसके बाद जो है, और ना ये पैसे जो है वो नीचे मुनसिफाना तौर पर बांटते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें या उधर पीएफसी करें। किसी ने पीएफसी नहीं करा। एनएफसी को सब समझते हैं कि सीक्रेट है कि एनएफसी को हाथ लगाओगे तो फेडरेशन खतरे में आ जाएगी, लेकिन पीएफसी की बात करें तो फिर बोलते हैं ऑटोनॉमी, सूबा की ऑटोनॉमी खतरे में आ जाएगी। सो आप देखें ना कि कोई अपनी सियासी वो तो छोड़ना नहीं चाह रहा है। अगर आप अपनी सिर्फ सियासत को ही ठीक करेंगे और मुल्क जो है तनज़्ज़ुली का शिकार होता रहेगा, तो फिर कौन देखेगा मुल्क को? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त, हाफिज़।